नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरों को हमारी टीम ने शामिल किया है। पहली खबर इनकम टैक्स से जुड़ी होगी। अमीर लोग अब नहीं छिपा पाएंगे अपनी कोई भी इनकम। क्या बदलाव करने जा रही है सरकार? फॉर्म्स में इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो फॉर्म है उसमें क्या बदलाव ऐसा होगा जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा पारदर्शी हो पाएगी अमीरों की इनकम, ये समझेंगे। बीमा कंपनियां फ्रॉड पकड़ने के लिए ले रही हैं जासूसों की मदद। जी हाँ, ये बड़ी अलग तरीके की खबर लगेगी आपको कि बीमा कंपनियों को जासूसों की मदद क्यों लेनी पड़ रही है, लेकिन ये सच है। पड़ताल करेंगे इस खबर की। क्या बता रहे हैं IIP के आंकड़े? कल औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आए। क्या बताया इन्होंने? अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर बनती दिख रही है, कैसी तस्वीर उभर रही है, इसको समझेंगे। इसके बाद क्यों बंद हो रहे हैं रिलायंस रिटेल के स्टोर? जी हाँ, अच्छे नतीजे आए। नतीजे के बाद स्टॉक अच्छा चला। स्टॉक चला तो पूरा बाजार लेकर चला क्योंकि दिग्गज था। लेकिन तह में एक खबर यह भी थी कि रिलायंस रिटेल अपने रिटेल स्टोर्स को बंद कर रही है। ये विरोधाभास क्या है, इसको जानेंगे। फिर राज्यों के बजट आ चुके हैं क्योंकि, तो उनकी पड़ताल करेंगे। राज्यों के बजट में क्या छिपा है, क्या बता रहे हैं राज्यों के बजट? अगर केंद्र के बजट के सापेक्ष इन्हें रखा जाए तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है? कौन से राज्य की स्थिति मजबूत है, कौन फिसड्डी है, कमजोर है, क्या कुछ है इन आंकड़ों के भीतर, ये सब कुछ जानेंगे। और क्या ट्रंप लेंगे यू टर्न? जी हाँ, ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक एक कर ट्रंप अपने तमाम जो उन्होंने बातें कही, जो स्टेप आगे बढ़ाए, उनको पीछे हटा रहे हैं। तो क्या ये पूरी वैसी स्थिति बन जाएगी जैसे टैरिफ लगने से पहले थी? ऐसी स्थिति क्यों बनती दिख रही है, इसकी जांच पड़ताल करेंगे अंशुमान जी के साथ और जानेंगे इस खबर में अब आगे क्या हो सकता है। पहली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग इस साल टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। नए फॉर्म में रिटर्न भरते समय खर्चों को लेकर अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। अगर किसी ने महंगी कार खरीदी है, छुट्टियों पर खर्च किया है, तो उसके बारे में बताना होगा। आयकर विभाग को शक है कि कई लोग रिटर्न में कमाई को सही नहीं बता रहे हैं। उन्हीं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म में ये बदलाव किया जा रहा है। सर, ऐसा सरकार करके क्या हासिल करना चाहती है और इसकी ज़रूरत दरअसल पड़ी क्यों? शुभम, हम लोग जब बजट पर चर्चा कर रहे थे, जो लोग बोनस पॉइंट नियमित देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि जब इस साल का बजट आया था और जिसमें सरकार ने निचले आय वालों के लिए टैक्स की रियायतें घोषित की थी, उसी वक्त हमने इस चर्चा में कहा था कि अब सरकार का पूरा फोकस या केंद्र वो लोग होंगे जिनकी आय टैक्स के दायरे में आती है और जो ऊंची आय वाले लोग हैं, क्योंकि सारी कोशिशों के बाद भी टैक्स का बेस बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। और अब जो कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं जिनके पास मैक्सिमम इनकम है या जिनके पास ज़्यादातर खर्च है, उन पर निगाह जमाई जाएगी और उनसे अधिकतम टैक्स लेने की उनकी कोशिश की जाएगी। और ये उसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसका संकेत हमें बजट में मिला था। सरकार अगले वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के फॉर्म में ITR में बदलाव करने जा रही है। इसके साथ एक दूसरा फॉर्म है जिसको एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न कहते हैं, जिसको AIR कहा जाता है, उसके भी ढांचे में बदलाव करने जा रही है। नया फॉर्म अगले साल से, अगले वित्त वर्ष से लागू होगा, जिसके बाद लोगों को जो अधिकांश खर्च हैं, वो अगर विदेश यात्रा पर गए हैं, उन्होंने पार्टी की है, उन्होंने ट्रैवल किया है, उन्होंने महंगे सामान खरीदे हैं, इन सब की सूचनाएं और जानकारियां देनी होंगी, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल सके कि कौन सा खर्च कहां छिपाया गया है। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी जानकारियां मांगी जाएंगी, जिसमें कि आपके को जो एग्जम्पशंस मिल रहे हैं, जो रियायतें मिल रही हैं, अलग अलग तरह से पैसे आ रहे हैं, उनकी भी सूचनाएँ इसमें डाली जाएँ। तो एक ऊंची आय वालों के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न की तैयारी शुरू हो गई है और ये वित्त मंत्रालय की या CBDT की इस नीति के तहत है कि जो ज़्यादा आय रख रहे हैं उनसे अधिकतम टैक्स लिया जाए। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के कैशलेस उपचार के लिए केंद्र सरकार जल्द योजना लाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कैशलेस उपचार के लिए योजना को 1 हफ्ते के भीतर नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के उपचार के लिए अगर कोई योजना नहीं है तो इतने ज़्यादा राजमार्ग बनाने की क्या ज़रूरत है? सर, बीमा कंपनियों को बीमा देना है, सरकार को नियम बनाने हैं, नियामकों को निगरानी करनी है,
सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल क्यों देना पड़ा फिर? सुप्रीम कोर्ट को इसमें इसलिए दखल देना पड़ा कि दो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। लंबे समय से ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लंबे थे, सरकार की तरफ से भी तय किया जा चुका है कि सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट देगी उन लोगों का जिनको सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगी है, जो घायल हुए हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया अभी तक वास्तविक रूप से अधिसूचित नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद इस महीने से इसको नोटिफाई किए जाने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि जो भारत सरकार के MORTH सेक्रेटरी हैं, यानी जो सरफेस ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल थी, जिसको इस तरीके की किसी स्कीम को मंजूर करना होता था, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल भारत में इंश्योरेंस कंपनीज की शीर्ष समिति है, उसने इस प्रस्ताव को, लोगों को कैशलेस बीमा देने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और उसे रोक रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के रोकने से अगर ये प्रस्ताव रुकता है तो फिर ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अब इसके बाद प्रस्ताव पहले से तैयार था, सरकार को दरअसल इसे अधिसूचित कर देना चाहिए था कि कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार के बाद अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये शायद अधिसूचित हो जाएगा। हेल्थ बीमा में फर्जी क्लेम पकड़ने के लिए बीमा कंपनियां अब जासूसों की मदद ले रही हैं। कंपनियों को जिन क्लेम पर शक हो रहा है, उन मामलों में प्राइवेट जासूसों की जांच के लिए समय लगाया जा रहा है। जासूस क्लेम लेने वाले लोगों से जुड़ी जानकारी जुटाकर बीमा कंपनियों को भेज रहे हैं। सर, किस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो अब जासूसों की भी मदद लेनी पड़ रही है? हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स और हेल्थ इंश्योरेंस के फ्रॉड भारत में बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले 1-1.5 साल में। बीमा कंपनियां अलग अलग फोरम्स पे इसकी शिकायत भी कर रही हैं। अधिकांश लोग हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा क्लेम लेने के लिए अस्पतालों में अपने आप को फर्जी तौर पर बीमार साबित करते हैं। और अब तो आयुर्वेद पर भी हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम मिलने लगे, आयुर्वेदिक उपचार पर भी मिलने लगे, जहाँ से भी फ्रॉड के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। दिक्कत यह है कि ये पूरा चक्र जिसमें अस्पताल और TPA शामिल होते हैं, बीमा कंपनियों के लिए समझना मुश्किल होता है कि ये कैसे किया गया, क्योंकि अगर अस्पताल क्लेम नहीं दे, TPA क्लेम प्रोसेस नहीं करे, तो शायद वो क्लेम नहीं होगा। लेकिन एक पूरा चक्र होता है, जिस चक्र में एक व्यक्ति अपनी बीमा पॉलिसी पर अपने आप को नकली तौर पर बीमार दिखाता है, अस्पताल में भर्ती होता है और वहाँ से बिल्स लेता है और उसके बाद उनके क्लेम लिए जाते हैं। और इसलिए अब एक तीसरा रास्ता अपनाया गया, जो शायद जिसकी इजाज़त भारत का इंश्योरेंस रेगुलेटर नहीं देता है। तो आने वाले समय में इस पर सवाल उठेंगे, जिसमें बीमा कंपनियां अब लोगों के घर भेजती हैं लोगों को, और उनके घर जाकर पूछकर जानने की कोशिश की जाती कि क्या आप हाल में बीमार थे, अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनसे एक फॉर्म भरवाने की और उनसे सूचनाएं निकालने की कोशिश की जाती, जिससे पता चल सके कि क्या अस्पतालों ने किसी का फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस किया है। लेकिन ये मामला अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और उन पार्टीज पर, उन पक्षों पर बीमा कंपनियों का नियंत्रण नहीं हो पाता। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों में अर्थव्यवस्था में गहराती सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च के दौरान IIP ग्रोथ 3% रही है। 2024 में मार्च में ये ग्रोथ 5.5% थी। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान IIP ग्रोथ घटकर 4% पर आ गई है, जो वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 5.9% पर हुआ करती थी। सर, अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर बता रहे हैं ये आंकड़े? IIP के आंकड़ों ने फिर जो दबाव के बिंदु हैं, जिनको हमने अभी कंपनियों के नतीजों में भी देखा, जिस पर हमने बोनस पॉइंट में कल विस्तार से चर्चा भी की थी कि कंपनियों के नतीजे क्या बता रहे हैं, लगभग वही बता रहे हैं इस तिमाही और अगली तिमाही के लिए। IIP के नतीजों में ये दिखाई दे रहा है कि यूरोप, अमेरिका के टैरिफ हाइक का असर, ग्लोबल ग्रोथ में गिरावट का असर, इसके अलावा निर्यात पर में भारत के का जो प्रभाव पड़ा है, उसका असर हमें औद्योगिक उत्पादन पर दिखाई ददे रहा है। या खपत की लिहाज से भी IIP के आंकड़े बहुत संतोषजनक तस्वीर पेश नहीं करते हैं। 3% की ग्रोथ है, मार्च में 2.7% की थी, इंडेक्स केवल 0.3% बढ़ा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ढांचागत सुस्ती, जो स्ट्रक्चरल सुस्ती बनती दिख रही है, उसकी शुरुआत यहाँ से दिखती है। FMCG कंपनियों की बिक्री में ई-कॉमर्स के जरिए होने वाली सेल की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। HUL, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर जैसी सभी दिग्गज FMCG कंपनियों की बिक्री में ई-कॉमर्स के जरिए होने वाली सेल की ग्रोथ देखी जा रही है। ई-कॉमर्स के जरिए बिक्री में ऐसे समय में बढ़ोतरी हो रही है जब कंपनियों को शहरों से सुस्त मांग का सामना करना पड़ रहा है। HUL की कुल बिक्री में ई-कॉमर्स के जरिए होने वाली सेल की हिस्सेदारी 7 से
8% है और अगले कुछ वर्षों में ये बढ़कर 15% तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। सर, एफएमसीजी कंपनियों की रणनीति फिर कैसी होगी? क्या रणनीति आप बनाती वो आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ तो वो ब्लिंकिट और छोटे छोटे जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ हैं, फिर वो एक बिग बास्केट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म है वहाँ हैं, और उसके बाद वो अपने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाकर डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ई कॉमर्स ही उनको लग रहा है कि भविष्य में बड़ा हमारा स्पॉट हो सकता है सेल का? ये घटनाक्रम और ये बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है बाजार के लिए, उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी जिस पर हम बाद में बात करेंगे। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो या इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों ने एक नया बाजार खोला, एक नया तरीका सिखाया एफएमसीजी कंपनियों को, नेस्ले, डाबर, हिंदुस्तान लीवर और तमाम असंख्य कंपनियों को अपना सामान बेचने का। यानी पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के जरिए बेचती थी और अब वो सीधे इनके जरिए लोगों के घर सामान पहुंचाने लगी। शहरी इलाकों में अब एक बड़ा हिस्सा एफएमसीजी उत्पादों का इसी रास्ते से जाता है और इसके बाद कंपनियों ने ये सोचना शुरू किया कि उनके अपने प्लेटफॉर्म्स, उनके अपने ई प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाए जाएं। तो भारत में असल में ई कॉमर्स अपने दूसरी चरण में पहुंच गया है। ई कॉमर्स का ये दूसरा जनरेशन है, जहां एक तरफ तो मल्टी स्टोर चैनल या मल्टी प्रोडक्ट चैनल है ब्लिंकिट और ज़ेप्टो और अमेजॉन जैसे, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियां खुद अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रही हैं। और हिंदुस्तान लीवर ने, नेस्ले ने, डाबर ने, मैरिको ने अपने प्लेटफॉर्म्स को रोबस्ट ढंग से लॉन्च किया है। और शायद आप अगर उन पर नहीं गए हों या जा रहे हों, बाजार में ये कंपनियां अपने उन प्लेटफॉर्म से बड़े डिस्काउंट दे रही हैं अपने उत्पादों के लिए। ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि ज़ेप्टो और ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां उनके सामानों की बिक्री तो बढ़ाती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की पूरी रेंज वहां उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं या एक खास प्रोडक्ट पर है और उसमें वो जो प्रोडक्ट होता है वो दिखाई देता है। जबकि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनियां अपने प्रोडक्ट की पूरी रेंज दिखा सकती हैं लोगों के लिए और सारी सुविधाएं दे सकती हैं। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि डिलीवरी के लिए अब एक पैरेलल नेटवर्क बन चुका है। भारत में तमाम डिलीवरी कंपनियां हैं जो सामानों की डिलीवरी कर रही हैं, जिनके साथ ई कॉमर्स एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री कर सकती हैं। तो ये बड़ा बदलाव है जो रिटेल में, भारत के रिटेल में और ख़ासतौर से एफएमसीजी जो रोज़ की खपत वाली चीज़ें हैं जिसमें साबुन, तेल, मंजन, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें बदल रहा है। तो अब धीमे धीमे लोग ब्लिंकिट या ज़ेप्टो या इंस्टामार्ट से भी निकलकर सीधे हिंदुस्तान लीवर या मैरिको की वेबसाइट से सामान बुक करते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं, जिसमें उनको बेहतर डिस्काउंट मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। पर इसका नुकसान, बड़ा नुकसान भारत के जो रिटेल नेटवर्क है, जो पहले का ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क था, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो वितरक हैं, जो गलियों में खुले हुए, शहरों में खुले हुए ऑफलाइन स्टोर हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन एक नया चेंज है जिससे एफएमसीजी कंपनियां अब तेजी से आगे बढ़कर उसका हिस्सा बन रही हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग पर सेबी की तरफ से लोगों को आगाह किए जाने का कुछ असर दिखने लगा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इंडेक्स ऑप्शन के टर्नओवर में हल्की कमी आई है। वित्त वर्ष 2025 में इंडेक्स ऑप्शन का कुल टर्नओवर 136 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया। 24 वित्त वर्ष की अगर बात करें, ये 138 लाख करोड़ रुपए था। 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडेक्स ऑप्शन के टर्नओवर में गिरावट आई है। सर, एक्सचेंज पर इसका क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप? सेबी ने सख्ती की, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन्स बढ़ाए, कारोबार करने वालों पर दबाव बढ़ाया, उसका नतीजा हमें दिखने लगा। हालांकि बहुत बड़ी कमी नहीं है, 138 से 138 ट्रिलियन डॉलर हुआ है। एनएसई की रिपोर्ट बता रही है कि ये प्रीमियम की गिरावट थोड़ी आने वाले समय में बढ़ सकती है। और एक्सचेंज की निगाह से अगर देखें तो उसके कारोबार के लिए नुकसान की परिस्थिति है, क्योंकि एक्सचेंज इस तरीके के डील्स को ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं और उससे उनको बेटर कमीशन और फीस प्राप्त होती है। लेकिन सेबी ने पिछले 2 साल में अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में ये माना है कि 60-70% लोग, 70% लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बर्बाद होते हैं, उनका पैसा डूबता है। और इसलिए सेबी ने इस पूरी प्रक्रिया में सख्ती शुरू की, स्टॉक्स के तौर तरीकों में बदलाव किया, ऑप्शन के नियम बदले और उसका असर अब हमें दिखाई दे रहा है। कुछ असर बाजार में उतार चढ़ाव और गिरावट का भी है। ये रुख अगर जारी रहता है तो फिर अगले कुछ महीनों में हमें एक्सचेंज की इनकम को थोड़ा और करीब से देखना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रिलायंस रिटेल के स्टोर के बंद होने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। कंपनी ने पूरे साल के दौरान 2155 स्टोर बंद किए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बंद हुए स्टोर के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा हैं। हालांकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 2659 स्टोर खोले भी हैं, यानी कंपनी ने नेट 500 से ज़्यादा नए स्टोर खोले। सर, ये खबर
कंपनी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में क्या बता रही है? क्या ये स्ट्रेटजिकल मूव है कि जहां नहीं चल रहे हैं वहां बंद करो और दूसरी जगह नए खोलो? क्या आपको लगता है, क्या बता रही है ये खबर? कुछ हद तक स्ट्रेटेजिक मूव है, और दूसरा वो भी जिसका जिक्र अभी हमने एफएमसीजी कंपनियों के संदर्भ में किया कि भारत में एक बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन रिटेल की तरफ बढ़ रहा है। और शुरुआत में चाहे वो ट्रेंट हो या शॉपर्स स्टॉप हो या डीमार्ट हो या रिलायंस हो, इन्होंने शुरुआत में ऑफलाइन रिटेल को अपनी वरीयता पर रखा था। और एक दौर था जब भारत में बहुत तेजी से रिटेल स्टोर खोले गए थे। आप आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले किसी भी शहरी इलाकों में आपको 5-5, 6-6, 7-7 ग्रॉसरी ब्रांडेड स्टोर दिखाई दे जाते थे। कंपनियों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि ग्राहकों का तौर तरीका और खरीद का रुख बदल रहा है। ग्रॉसरी की बाइंग शहरी इलाकों में ऑनलाइन हो गई है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो के जरिए हो गई है। इसके अलावा कपड़ों की भी काफ़ी कुछ बाइंग ऐसी है जो खरीदारी जो ऑनलाइन की जा रही है। और ऐसी स्थिति में रिलायंस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। 2000 स्टोर बंद करना, लगभग 2100 स्टोर बंद करना बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने बड़ा निवेश किया था अपने आप को ऑफलाइन रिटेल और ऑनलाइन रिटेल दोनों में स्थापित करने के लिए। अब धीमे धीमे भारतीय बाजार में स्मॉल रिटेल स्टोर का, जिस फॉर्मेट को आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले सक्सेसफुल फॉर्मेट माना जाता था कि छोटे रिटेल स्टोर अगर घर के आसपास खुले हुए हैं, ब्रांडेड स्टोर खुले हुए हैं, तो उनसे आपको बेहतर, कम लागत पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ये परिस्थितियां बदल रही हैं और ऐसा दिख रहा है रिलायंस की प्लानिंग में कि रिलायंस ने छोटे स्टोर बंद किए हैं और बड़े स्टोर, जो कि जहां पर शॉपिंग मॉल्स हैं या लोगों को जहां अच्छे और बेहतर ब्रांडेड उत्पाद मिल सकते हैं, जहां जो लोग जाकर ऑफलाइन शॉपिंग पसंद करना चाहते हैं, वहां वो स्टोर खोल रहे हैं। और ये बड़ा शिफ्ट है भारत की रिटेल कंपनियों की स्ट्रेटजी में। चीन ने कहा है कि अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के चलते हुए दुनिया के दूसरे देशों में सस्ते सामान की डंपिंग नहीं करेगा। भारत में चीन के राजदूत के मंगलवार को एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपे लेख में यह बात कही गई है। लेख में कहा गया है कि चीन दूसरे देशों में डंपिंग के बजाय अपने यहाँ खपत और मांग बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। लेख में यह भी कहा गया कि वैश्विक बाजार व्यापार के मामले में चीन WTA के नियमों के सख्ती से मानता है। सर, इस बयान को कैसे समझा जाए, वो भी खास मौके पर? दिलचस्प बयान है। चीन, हम लगातार बोनस पॉइंट में दर्शकों को बता रहे हैं कि चीन उन अपने बाजारों में, प्रमुख बाजारों में पैठ बनाने की और अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर हैं और आगे कोई संधि और समझौता हो भी, लेकिन अविश्वास की खाई अमेरिका और चीन के बीच बेहद गहरी है। और इसलिए ये जो आज लेख छपा चीनी राजदूत का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में इस बात की बराबर आशंका थी और ये कहा जा रहा था कि चीन भारतीय बाजार में डंपिंग करेगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में उसका माल बिकना बंद हो गया है, बल्कि भारत ने सेफगार्ड ड्यूटीज भी लगाई थी। लेकिन अब चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से एक तरह से कह दिया गया है कि वो उत्पादों की डंपिंग नहीं करना चाहता है। भारत भी अमेरिका और चीन के बीच अब बेहतर व्यापार रिश्तों की, दोनों देशों के बीच खड़े होकर किस देश के साथ कैसे व्यापार रिश्ते बनाए जाएं, इसकी रणनीति पर भी काम कर रहा है। तो चीन ने अपनी जो परोक्ष रूप से बाजारों में पहुंच की रणनीति है, उसको बदलने का संकेत दिया है यहाँ से, और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय बाजार में चीन का हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। भारत की निर्भरता भी चीन पर काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तरह से ये भी कोशिश है कि भारत अपने बाजार को अगर अमेरिका के लिए उदार कर रहा है तो चीन के लिए भी उदार करे और चीन की कंपनियों को भारत में और ज़्यादा निवेश करने का मौका मिले। और ये डर भी जो था कि चीन डंपिंग करेगा, उसे भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। सभी राज्य सरकारों के बजट को खंगालें तो ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थिति कर्ज के मामले में केंद्र से बेहतर है। साथ में अधिकतर राज्यों का वित्तीय घाटा भी केंद्र के मुकाबले नियंत्रण में नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई राज्य ऐसे भी हैं जिनके बजट बुरी तरह हिले हुए हैं। खर्च चलाने के लिए कर्ज पर उनकी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। उनके वित्तीय घाटे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों की हालत सबसे ज़्यादा खराब नजर आ रही है उनमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल सबसे आगे हैं। सर, सबसे पहले तो तमाम राज्यों के बजट आ गए, भारत का आम बजट भी आ गया। बड़े ट्रेंड आपको क्या दिख रहे हैं अगर सारा डेटा एक जगह रखा जाए तो? बोनस पॉइंट में हम ये खास डेटा पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के बजटों पर हम लगातार चर्चा करते हैं, पर अब सभी राज्यों के करीब 26-27 राज्यों के बजट, प्रमुख बजट आ चुके हैं और हमने एक साथ, हमारी रिसर्च टीम ने सारे बजटों की एनालिसिस करके आपके लिए एक विशिष्ट जानकारी निकाली है कि भारत के राज्यों के खजानों की, उनकी सेहत कैसी है। और ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो मनी का मल्टीप्लायर है, जहाँ से जॉब, रोजगार और काम आते हैं, वो राज्यों के बजट हैं। राज्य ही
आपके घर के आसपास की पुल पुलिया सड़क बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं और निवेश करते हैं। तो उनकी तस्वीर को समझना ज़रूरी है। भारत में केंद्रीय बजट की, केंद्र सरकार के बजट की चर्चाओं के बीच राज्यों के बजट गुम हो जाते हैं, जबकि भारत में एक देश के अंदर असंख्य छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो देशों के बराबर हैं, दुनिया के कई देशों के बराबर हैं। तो कुछ प्रमुख ट्रेंड हमारे सामने निकल कर आए जो इन बजटों से दिखाई देते हैं, जो कि अगले साल के लिए प्रस्ताव किए गए हैं। डेटा पॉइंट में उनको समझने की कोशिश करते हैं। कैपेक्स में या पूंजी खर्च में राज्यों की वृद्धि पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा रही है। 18% के आसपास की बढ़ोतरी राज्य सरकारों ने प्रस्तावित की है अपने इस अपने बजटों में, जो हमारा हिसाब हमें बता रहा है। राजस्व खर्च में बढ़ोतरी सीमित है, करीब 9.7% के आसपास है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट राज्यों के लिए जो लक्ष्य है वो जीडीपी वित्तीय घाटा 3.4% से घटाकर 3.1% रखने का लक्ष्य है। लेकिन एक बड़ी चूक या बड़ा पेच हमने इन आंकड़ों में पाया शुभम, कि राज्य ये मान रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ यानी महंगाई और कांस्टेंट लेवल प्राइस पर जीडीपी की ग्रोथ 11% से ऊपर रहेगी, जबकि केंद्र सरकारें मानती है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 10.1% से रहेगी। लेकिन राज्यों के बजट का जो सबसे चिंताजनक या चौंकाने वाला सार यह है कि केंद्र और राज्य का समेकित घाटा 7.1% से ऊपर है, जो S&P की जो 7% की लिमिट है उससे ज़्यादा है। इसलिए फिलहाल इस नतीजे के बाद भी भारत की रेटिंग में कोई बड़ा अपग्रेड हमें नहीं दिखाई देता, इसकी उम्मीद कम दिखाई देती है। सर, दूसरा जो सबसे अहम आंकड़ा होता है किसी भी बजट का, वो होता है टैक्स कलेक्शन का। क्या लग रहा है आपको, ये अनुमान जो है टैक्स राजस्व के राज्यों के बजट में, वो कितने भरोसेमंद लग रहे हैं आपको? टैक्स राजस्व के अनुमान पर आते हैं। ज़्यादातर राज्यों ने अपनी टैक्स बायंसी या टैक्स में बढ़ोतरी को पिछले 4 साल के औसत के हिसाब से नापा है। यानी उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी टैक्स की ग्रोथ इस साल नहीं आने वाली है। 4% साल के एवरेज के आधार पर हमें दिखता है, जो स्वाभाविक है क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट 6% और 6.1% के आसपास है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के जो जीएसडीपी और टैक्स के अनुमान हैं उन पर थोड़ा भरोसा मुश्किल है, उनको एक चुटकी नमक के साथ लिया जा सकता है। और इस सूरत में अगर आप देखें राजस्व और खर्च की सूरत में, तो जो रैंकिंग है वो हमारे सामने राज्यों की कुछ इस तरह से बनती दिखाई देती है, जो हम डेटा पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे अच्छी वित्तीय रैंकिंग वाले राज्यों की आप गणना करें इस साल के आने वाले बजटों के आधार पर, तो झारखंड है, मजबूत राजस्व है, अच्छे वित्तीय इंडिकेटर हैं। दिल्ली अच्छा राजस्व सरप्लस है, कर्ज भी कम है। उड़ीसा मजबूत सरप्लस है, सरप्राइजिंगली उड़ीसा का रेवेन्यू सरप्लस मजबूत है। कैपेक्स का अच्छा फोकस दिखाई देता है, अच्छी जगह कैपेक्स या पूंजी खर्च डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ का वित्तीय अनुशासन ठीक है, खर्च में भी गुणवत्ता दिखती है। तेलंगाना के वित्तीय संकेतक ठीक है, लेकिन कैपेक्स की गुणवत्ता पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरी तरफ जाते हैं और वित्तीय कमजोरी वाले राज्यों की तरफ जाते हैं, जिनकी रैंकिंग हमें इन बजटों से निकल कर आई, जो जानना जरूरी। पंजाब घाटा ऊंचा है, भारी कर्ज है। पश्चिम बंगाल बकाया देनदारियां बहुत हैं, राजस्व की ग्रोथ बंगाल की कम है। केरल का घाटा ऊंचा है, कर्ज भुगतान की लागत बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में वित्तीय संतुलन ज़्यादा है, सब्सिडी का बोझ है। और तमिलनाडु का वित्तीय अनुशासन उतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। ये राज्यों के ताज़ा बजटों की तस्वीर हमें अभी दिखती है। सर, बेहतर राज्य जो हैं उनमें आपको क्या लगता है, क्या बात है ऐसी जो उनको बेहतर बना रही है? कौन से राज्य आपको मजबूत लग रहे हैं वाकई? राज्यों में कई राज्यों में सामान्य रूप से हमको जो फोकस दिख रहा है वो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर है, पर खर्च पर नियंत्रण दिखता है। इस साल ऐसा दिख रहा है कि राजस्व की कमी या राजस्व के दबाव की स्थिति में राज्य सरकारों ने अपने खर्च पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। वित्तीय अनुशासन बेहतर हुआ है राज्य सरकारों का। अब चूंकि नया फिनांस कमीशन भी आने वाला है, उसकी रोशनी में राज्यों को कैसे ग्रांट मिलेगी, क्या अनुदान मिलेगा, ये भी देखना होगा। तो इस दृष्टि से भी ये राज्यों के ताजे बजट आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के रिश्तों की तरफ दिशा भी हमें दिखाते हैं। आपने कहा कि खर्च कम कर रहे हैं, उन पर अंकुश है। क्या यही स्थिति है कि कर्ज को लेकर स्थिति कहीं कहीं बेहतर दिख रही है? कर्ज को लेकर तस्वीर मिली जुली है, कर्ज की तस्वीर उतनी अच्छी नहीं। इसलिए शुरुआत में हमने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज मिलाकर ऐसे हैं कि रैंकिंग बदलने की, भारत की रेटिंग बदलने की संभावना नहीं है।
बाजार के लिए जो इस तरीके के इन बजटों से संकेत मिल रहे हैं उसमें यह है कि खर्च पर नियंत्रण है, इसलिए मुद्रास्फीति भी कम रहेगी, लेकिन मांग भी नहीं आएगी। राज्य सरकारें ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में खर्च करने वाली नहीं है, लेकिन कर्ज की तस्वीर थोड़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और यहाँ हम पूरी रैंकिंग पलटती देखते हैं शुभम, जो रैंकिंग हमने अभी राजस्व के और खर्च के अनुमानों पर देखी सबसे अच्छे और सबसे खराब राज्यों की, उस तस्वीर को बिल्कुल बदलता देख रहे हैं। और यही वो चिंताजनक पहलू है जो इन बजटों से निकल कर आया है। प्रमुख राज्य अगर आप देखें और उनके ऊपर कर्ज का जोखिम कितना बड़ा है और कर्ज की दबाव कितना बड़ा है, तो हमें बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने दिखाई देती है, जो हम डेटा पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश के बजट में दो महत्वपूर्ण चीज़ें दिखी जो कि शायद आपकी खबरों में नहीं दिखी होंगी। एक तो उत्तर प्रदेश पर कर्ज बहुत ज़्यादा है और दूसरा उसका जो टैक्स का टारगेट है वो कहीं से भी गले नहीं उतरता। इतना एग्रेसिव टारगेट टैक्स कलेक्शन का उत्तर प्रदेश ने अपने बजट में रखा है, जिसे अगर आप किसी भी रोशनी में देखें तो शायद वो तर्कसंगत नहीं दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश का कर्ज जीएसडीपी का करीब करीब 30% के आसपास है। बिहार 37% के कर्ज पर बैठा हुआ है, पुराना कर्ज है और अपना राजस्व भी कम है। मध्य प्रदेश 31% का कर्ज है, वित्तीय घाटे का लक्ष्य मिलना मुश्किल है। गुजरात का कर्ज सबसे कम है, 17% के आसपास है, लेकिन कैपेक्स कमजोर दिखता है। महाराष्ट्र 18% कर्ज है, कर्ज कम है लेकिन राजनीतिक तौर पर लोक लुभावन फैसलों का असर काफ़ी ज़्यादा है। कर्ज का आकार बड़ा है, जीएसडीपी की तुलना में छोटा है क्योंकि बड़ा राज्य है, कर्ज का नंबर बड़ा है। हरियाणा सबसे चौंकाने वाला राज्य दिखता है, पेंशन के दायित्व ज़्यादा है, 33% के आसपास का कर्ज दिखता है। तो ये वो बड़े राज्य हैं जिन राज्यों को हमने इसलिए इसमें शामिल किया क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा रोजगार आते हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा निवेश होता है और इन्हीं राज्यों में अधिकांश आबादी है जहाँ से अर्थव्यवस्था को के लिए मांग निकलती दिखाई देती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी कार इंडस्ट्री को टैरिफ की मार से बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने बयान दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार टैरिफ चुकाने वाली कार कंपनियों को अन्य टैक्सों में राहत दे सकती है, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाली ड्यूटी को लेकर। सर, एक एक कर कदम पीछे हट रहे हैं, क्या माना जाए उसी कड़ी का ये अगला हिस्सा है? ट्रंप मिशिगन में थे जहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री है और अब दबाव ट्रंप पर कई तरह से है जिस पर हम इस पर चर्चा करते रहे। ऑटो इंडस्ट्री की लॉबी अमेरिका में सबसे मजबूत है। आपको याद होगा जब पहला टैरिफ ट्रंप ने लगाया था ऑटो कंपनियों पर, उसके बाद उस पर अमल रोक दिया था कनाडा और मैक्सिको से आने वाली कारों पर। अब डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव है कि अगर वे टैरिफ में कोई बड़ी रियायत ऑटो कंपनियों को नहीं देते हैं तो अमेरिका के बाजार में कारें महंगी होती चली जाएंगी और उनकी आपूर्ति घट जाएगी। सीधे तौर पर वो तैयार कारों पर ड्यूटी घटाने के बजाय कच्चे माल पर, एल्युमिनियम और स्टील पर शायद इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कमी कर सकते हैं। और अगर ऑटो कंपनियों को टैरिफ की रियायतें आई हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से संकेतों में कहा गया कि ऑटो कंपनियों से बात हो गई है, एक डील हो गई है, उस डील का फ़ायदा ऑटो उद्योग को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से पीछे हटते दिख रहे हैं और इसका विशुद्ध असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर बढ़ रही चुनौतियां और अब ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट है। सर, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, आज कार से पीछे हटे, पहले आपने 90 दिन का टैरिफ रोक दिया, 90 दिन के लिए टैरिफ रोक दिया, एक एक करके आप पीछे हट रहे, क्या माना जाए कि पूरा फिर यू टर्न लेकर वहीं आ जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे? ये चर्चा अब शुरू हो गई है और ये चर्चा इसलिए नहीं शुरू हुई केवल क्योंकि 90 दिन के टैरिफ वापस हुए, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपतियों की रैंकिंग और उनकी जो लोकप्रियता है वो उनकी साख का, उनके भविष्य का पैमाना होती है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, शायद आइजनहावर के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति जैसे आंकड़ा बता रहे हैं जिनकी पहले 100 दिन में रैंकिंग इतनी तेजी से गिरी है। ऐसा आमतौर पर पहले 100 दिन के कार्यकाल में नहीं होता। तो जो राजनीतिक दबाव दिख रहा है, जो राजनीतिक तपिश दिख रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने टैरिफ के पूरे फैसलों पर बार बार पीछे हटने के लिए बाध्य कर रही है। और इसलिए चर्चा शुरू हो गई है कि कितनी संभावना है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका में मंदी आती है, क्योंकि कल भी इस बात की संभावनाएं जाहिर की, IMF ने भी अपनी मीटिंग में, अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर अमेरिका में मंदी की संभावना बनती दिखती है, महंगाई बढ़ती दिखती है और चीन के साथ कोई समझौता नहीं होता है, अमेरिकी बाजार में आने वाला सामान महंगा रहता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह अपने फैसलों को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा? तो उनकी जो पूरी टैरिफ की पॉलिसी है क्या वापस चली जाएगी? इसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या पुराने टैरिफ पर लौटेंगे। और इसमें दोनों तरीके के संकेत हमें अर्थव्यवस्था के भीतर से, अमेरिका के भीतर से मिल रहे हैं। 90 दिन के लिए टैरिफ टले हैं। अगर ट्रंप 90 दिन में समझौते
कर लेते हैं तो पुराने टैरिफ की वापसी संभव है। अगर इन देशों के साथ समझौते हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश को दिखाने के लिए होगा कि उन्होंने भारत में अपना सामान बेचने के लिए ज़्यादा जगह हासिल कर ली है, ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिल गई है, बाजार में उन्हें पहुंच मिल गई है। चीन से रियायतें मिल गई अगर, तो ट्रंप के टैरिफ कम हो सकते हैं। दूसरा बड़ी चुनौती यह है कि ट्रंप ने अमेरिका में जो आपातकालीन नियमों का दुरुपयोग किया है, यह माना जा रहा है। उन्होंने ये सारे टैरिफ आपातकालीन या इमरजेंसी प्रोविजन के तहत लगाए हैं। उनके इसके खिलाफ करीब 12 राज्य अदालत जा चुके हैं। अगर कोर्ट ये मानता है कि टैरिफ लगाने का फैसला आर्थिक इमरजेंसी नहीं था तो इन टैरिफ्स को हटाना पड़ सकता है, जिस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही। इसके अलावा कोर्ट अगर इस फैसले में व्यापार टैरिफ के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित करेगा तो इन्हें टैरिफ को रोकने की ज़रूरत होगी। दूसरी आर्थिक ज़रूरतें आपके सामने हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शेयर बाजार गिरा है, महंगाई बढ़ी है, बॉन्ड मार्केट में अफरा तफरी है, बाजार में सामानों की कमी है। वालमार्ट, टारगेट जैसी कंपनियां अपने सामानों की कीमतें बढ़ा रही हैं और सप्लाई चेन की समस्याएं आ रही हैं। कुछ सांसद ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का नियंत्रण हो टैरिफ के फैसलों पर। अगर ये कानून पास हुआ, बायपार्टिजान कानून पास हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि कानून मूव करने की तैयारी हो रही, तो डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे। और सबसे अंतिम बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि टैरिफ से ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी नहीं घटी है। टैरिफ एक ऐसा फैसला था जो अमेरिका के इतिहास में 1930 की मंदी के बाद इतना बड़ा फैसला हुआ था, और इस फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप को लोकप्रिय नहीं किया, अलोकप्रिय किया है। उनकी राजनीतिक साख पर, उनकी राजनीतिक संभावनाओं पर और रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ा है। यह सबसे बड़ा पहलू है जो शायद उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि उन टैरिफ्स से वो पीछे हटे। सर, एक और सवाल आखिरी चलते चलते, अगर मन बना लिए कि चलिए हम यूटर्न ले लेते हैं, पूरा जाते हैं, तो तब भी कोई क्या चुनौतियां आएंगी कि वापसी का सफर भी अब उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि और लोग तो कुछ तैयारियां कर चुके होंगे, कुछ सोच चुके होंगे, कोई रणनीति बना चुके होंगे, तो क्या वापसी भी अब चुनौतीपूर्ण होगी? वापसी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से वो हम इससे पहले भी कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने की पूरी कोशिश थी अमेरिका के बजट को रिवाइव करना और अतिरिक्त राजस्व लेकर आना। अब अगर कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है तो आपातकालीन और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जुड़े हुए इन टैरिफ को वापस नहीं लिया जा सकता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दबाव में 10% के बेसलाइन टैरिफ तक वो आ गए थे। शुरुआत में अगर आप याद करें 20%, 40% रेसिप्रोकल टैरिफ थे, और उसके चाइना को छोड़ दें तो 10% के बेसलाइन टैरिफ पर आ गए थे। बाजार में ये चर्चा इस बात की कि 10% का टैरिफ भी बहुत ज़्यादा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लागत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। क्या इसे हटाने को तैयार होंगे? तभी तो वो पुरानी व्यवस्था आएगी। तो चीन और ईयू और कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगाए हैं। अब अगर वो अपने टैरिफ कम करते हैं तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इन पर कम करेंगे, लेकिन इतना आसान अब नहीं होने वाला है। व्यापारिक साझेदारों के साथ भी बातचीत अच्छी नहीं हो रही है। ट्रंप की राजनीति टैरिफ पर केंद्रित थी, इमिग्रेशन पर केंद्रित थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ में रियायत दे सकते हैं, इमिग्रेशन में रियायत नहीं देंगे। और ये ट्रेड ऑफ होगा पॉलिटिक्स का, जहां वो अर्थव्यवस्था को तो संभालने की कोशिश करेंगे, पर दूसरी तरफ उनका जो राजनीतिक सबसे बड़ा राजनीतिक बिंदु है कि विदेशी अमेरिका में आकर नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका से बाहर किया जाना चाहिए। शायद उस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति में फिर अंततः तात्कालिक तौर पर उम्मीद ये दिखाई दे रही कि अलग अलग देशों के लिए टैरिफ कम किए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की, अगर अमेरिकन कांग्रेस विरोध करती है, अदालत विरोध करते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो फिर अब अगली सरकारें जब आएंगी तभी वो जीरो टैरिफ वाला या 10% से पीछे वाले टैरिफ की प्रक्रिया आएगी, क्योंकि 10% के टैरिफ के लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है कि ये 10% के टैरिफ का जो स्लैब है ये थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट, लेकिन जाते जाते दो बहुत 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 अहम खबरें वो भी सुन लीजिए। कि पहली खबर तो ये है कि बुधवार के दिन बोनस की जो रिसर्च टीम है वो स्टॉक का जो शो है हमारा 1.25 लाख टके का, उसमें एक खास सेगमेंट लेकर आ रही है जो केवल और केवल आपको बुधवार को मिलेगा। बुधवार को रखने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि ये बीच का कारोबारी सत्र होता है। सोमवार मंगल निकल गए हैं और बृहस्पति शुक्रवार बचे हैं, तो बीच के कारोबारी सत्र में हम आपको एक सेगमेंट लेकर आएंगे, जरूर कोई बात है। यहां हम आपको 1 या 2 या 3, डिपेंड करता है टीम कितने स्टॉक्स रिसर्च कर पाती है, कोई 2 या 3 स्टॉक आपको ऐसे बताएंगे जिनमें जरूर कोई बात है। ये चल सकते हैं, ये गिर सकते हैं, ये इनमें कुछ हलचल हो सकती है। एक्सपर्ट साथ होंगे, उनसे भी हाथ का नजरिया ले लेंगे। और
आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में तत्काल डाल सकते हैं। बाकी आपका ज्ञान। बाय और सेल की रिकमेंडेशन तो ये नहीं हो सकती क्योंकि बोनस टीम का अपना नजरिया होगा, और लेकिन स्टॉक टू वॉच ये जरूर है, नजर जरूर रखिए, कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनकी मोहर भी लग जाएगी। और रही बची कसर, आप लोग भी अब अगर लगातार ट्रेड कर रहे हैं, हमारे शो में जुड़े हैं, तमाम अलग अलग एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो अपनी कसौटी पर भी उसको कस लीजिएगा। आप ये भी देखिएगा कि क्या वो स्टॉक वाकई आप पहले से ट्रैक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, और कर रहे थे तो क्या वो एंगल आप देख पा रहे थे जो बोनस की टीम आपके सामने लेकर आई। तो जरूर देखिए, कल ये सेगमेंट हमारा जरूर कोई बात है। दूसरी खबर यह है कि कल है अक्षय तृतीया, 30 तारीख को। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदें या चांदी खरीदें? देखिए, कहा तो यही आता है सोना खरीदें, लेकिन सोना जितना तमतमा रहा है, जिस भाव पर खड़ा है, वहां खरीदना सबके बस की बात नहीं है। तो एक राय ये बन के निकली, क्या सोने के लिए खरीद लें, शगुन के लिए खरीद लें सोना, रिटर्न के लिए खरीद लें चांदी। दूसरे ने कहा नहीं यार, चांदी कौन सी सस्ती है, चांदी भी तो बढ़ सकती है। तीसरे ने कहा कि यार ETF में डाल दो ना पैसा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहेगा। चौथे ने कहा कि अगर जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। तो बात ये हुई, टीम में हमारे ये युद्ध छिड़ गया कि भाई ये एक बात तो कोई बता नहीं सकता। कोई कहेगा कि ज्वेलरी खरीद लो, यानी कि एक ज्वेलर होना चाहिए। कोई कहेगा ETF डाल दो, यानी कि कोई म्यूचुअल फंड या ETF वाला बंदा होना चाहिए। तीसरे को ट्रेड करना है तो वो क्या करे, और चौथे को इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करे। देखिए ये पैनल अपने सामने, कल आपके सामने देश का एक बड़ा पैनल विपुल सिंह के साथ जुड़ेगा, जहां आपको बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मिलेंगे, जहां आपको क्वांटम म्यूचुअल फंड से मिलेंगे दीपेश मेहता जी, जहां आपको अजय केडिया जी मिलेंगे जो ट्रेडिंग पर और इन्वेस्टमेंट पर राय देंगे, और जहां आपको संजय पांडे जी मिलेंगे जो आपको डिजिटल गोल्ड में अगर आपको बढ़ना है तो क्या भविष्य दिख रहा है ये बताएंगे। ये शानदार पैनल कल 11 से 12 बजे तक आपके साथ जुड़ेगा। सवाल हैं तो हाथ के हाथ पूछ लीजिएगा, विपुल जी आपके सवालों को भी उसमें लेंगे, क्योंकि हमारा हर कार्यक्रम मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग है। आप बात कीजिए, हम आपसे बात करते हैं। पैनल 4 का इसलिए रखा है क्योंकि कोई एक तस्वीर नहीं दिखानी है, सिक्के के दोनों पहलू दिखाने हैं। तो ये जरूर बातें थी, जरूरी बातें थी, और जरूर कोई बात है में कल मिलते हैं हम आपसे 1 बजे। कल 1 बजे का शो बड़ा दम साध के देखिएगा, क्योंकि कल कुछ बहुत खास होने वाला है, कुछ बहुत खास पता चलने वाला है। नमस्कार।